तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिका को लगा एक और बड़ा झटका। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने फिर से अमेरिकी सेना पर किया दूसरा हमला। 3 जवान अमेरिका के शहीद, बढ़ गया एक बार फिर से तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज में एक किसान की हुई मौत, तो किसानों का भड़का गुस्सा। पंजाब हरियाणा के सभी हाईवे किसानों ने कर दिए जाम। मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 5000 सरकारी मदरसों को बंद करने का किया ऐलान। मुसलमानों का फूटा योगी पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने लगाई फटकार। दिल्ली हिंसा की जांच को कोर्ट ने बताया खराब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने करनाल एसडीएम को बताया पहला तालिबानी कमांडर। बोले हम खालिस्तानी हैं तो तुम हो तालिबानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में जन्माष्टमी पर भक्तों को मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, केजरीवाल ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने बीजेपी पर लगाए कोरोना फैलाने के आरोप। कहा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की वजह से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, मोदी लगाए तत्काल इस पर रोक। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से अमेरिका को लगा एक और बड़ा झटका। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से तालिबान ने किया हमला, 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान से आज फिर से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में काबुल एयरपोर्ट पर आज फिर से तालिबानियों ने दूसरा हमला अमेरिकी सेना पर कर दिया है, जिसमें अमेरिकी सेना के 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 20 जवान घायल बताए जा रहे हैं। भाई आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक सहित 120 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका ने आशंका जताई थी कि 24 या 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर फिर से तालिबानी हमला कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका के जो नागरिक हैं वह काबुल एयरपोर्ट से हट जाएं और काबुल एयरपोर्ट ना जाएं। भाई आपको बता दें कि अमेरिका की भविष्यवाणी ठीक हुई और आज शाम काबुल एयरपोर्ट पर हमला तालिबानियों ने कर दिया। तो एक बार फिर से तालिबान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है और अमेरिका को यह बड़ा झटका आज फिर से लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा में किसानों पर लाठी चार्ज में एक किसान की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे थे और विरोध करने पर किसानों पर हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई है और 50 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि मृत किसान का नाम सुशील काजल है। किसानों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। मजदूर सभा ने रामपुर जटा गांव के किसान की मौत पर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान की मौत पर हरियाणा और पंजाब के किसान भड़क गए हैं। हरियाणा पंजाब के किसानों ने जगह जगह पर रोडों को जाम कर दिया है और मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दिया है कि अब जान जाए या फिर कुछ भी जाए, लेकिन कृषि कानून को हम वापस करा कर रहेंगे। भाई आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि जब से हरियाणा में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, तब से मोदी सरकार की नीयत सामने आ गई है कि कृषि कानून को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी। इसी को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और पंजाब में कई सड़कों को किसानों ने जाम कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी अमित शाह की मुश्किलें एक बार फिर से किसानों ने बढ़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 5000 मुस्लिम मदरसों को बंद करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के साथ घोर अन्याय किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5000 मुस्लिम सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5000 मदरसे अब प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नहीं किए जाएंगे। योगी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं मानने के कारण ये कार्रवाई योगी सरकार ने की है। यानी अब उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक मदरसों को सरकारी मान्यता और अनुदान से दूर कर दिया गया है। इसकी जानकारी आज यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने दी है। भाई आपको बता दें कि सरकारी मान्यता मदरसों को नहीं रहने का मतलब यह है कि इन सरकारी मदरसों को अब ना तो सरकार से कोई पैसा मिलेगा और इसके साथ ही इन मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को सरकारी मान्यता नहीं होगी। ऐसे सभी मदरसों में पढ़े हुए
हुए बच्चों की डिग्री भी अवैध होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि असम सरकार ने जिस तरह से सरकारी मुस्लिम मदरसों को बंद किया था, उसी तर्ज पर अब योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के 5000 सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान कर दिया है और सरकारी मान्यता छीनने का योगी ने ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी मदरसे बंद होने चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, दिल्ली पुलिस की जांच को बताया खराब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले साल दंगे हुए थे। इन दंगों की जांच दिल्ली पुलिस पिछले 1 साल से कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर जांच कर रही दिल्ली पुलिस को अब दिल्ली की एक अदालत ने फटकार लगाई है और दिल्ली पुलिस की इस जांच को बिल्कुल खराब बताया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जांच को खराब बताते हुए दिल्ली कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जो मुसलमानों के विरोध में कार्यक्रम और जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उनकी जांच तो दिल्ली पुलिस ठीक कर रही, लेकिन अन्य धर्म के लोगों की जांच ठीक से दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है और आधी अधूरी जानकारी कोर्ट में उन लोगों के बारे में दे रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस इसकी जांच ठीक करे और दिल्ली पुलिस की जांच को कोर्ट ने खराब बताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने एसडीएम को बताया पहला तालिबानी कमांडर, बोले अगर हम खालिस्तानी हैं तो तुम हो तालिबानी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने करनाल एसडीएम के कथित विवादित ऑडियो सामने आने के बाद उन्हें पहला तालिबानी कमांडर बताया है। हरियाणा के करनाल एसडीएम पर हमला बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने किसानों को खालिस्तानी कहा। उन्होंने कहा कि क्या हम खालिस्तानी हैं? सरकार ने खालिस्तानी कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम खालिस्तानी हैं तो यहाँ सरकारी तालिबानियों का देश पर कब्जा हो चुका है। पहला कमांडर आईएएस है जो तालिबानी है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने करनाल के एसडीएम को हटाने की मांग पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार से की है और कहा है कि हर कीमत पर इस एसडीएम को हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम फिर से आंदोलन को तेज रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में हिंदू नाम से डोसे की दुकान चला रहे मुस्लिम शख्स को हिंदुओं ने पीटा, बताया आर्थिक जिहाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में डोसा बेचने वाले एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर कुछ स्थानीय हिंदू ने तोड़फोड़ की है। इस मामले को लेकर मथुरा के कोतवाली थाने में उस व्यक्ति ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक डोसे की ये दुकान एक मुसलमान चलाता है। उसने अपनी दुकान का नाम श्रीनाथ रखा था। लोग का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उसने मुसलमान होने के बावजूद अपने दुकान का नाम हिंदू के नाम पर क्यों रखा था। इस मामले को लेकर मुसलमान दुकानदार की हिंदुओं ने पिटाई लगाई और उसकी दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसकी पिटाई लगाई और फिर कहा कि ये लव जिहाद देश में फैला रहे हैं। लेकिन लव जिहाद के बाद अब ये आर्थिक जिहाद भी देश में फैलाने लगे हैं, इसलिए इन मुल्लों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर मथुरा में इस मुस्लिम दुकानदार की खूब पिटाई हिंदू संगठनों ने लगाई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। भाई आपको बता दें कि इंदौर में लगातार 2 मामले ऐसे ही आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आरोप लगाया है कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा है कि इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से कोविड-19 के मामलों की संख्या में और वृद्धि हो रही है। अजीत पवार ने कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हमें कोरोना से बचने के लिए उचित उपाय करने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की ये 4 नए मंत्री रैली और यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन रैलियों में शामिल होने का स्पष्ट रूप से कोरोना के संक्रमण पर प्रभाव पड़ेगा और इन्हीं रैलियों की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि इसी तरह से इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोरोना बढ़ा दिया, वहां पर भी इन्होंने रैली की थी और अब फिर से महाराष्ट्र में ये रैली कर रहे हैं और यहां पर भी कोरोना बढ़ाएंगे। तो ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं अजीत पवार ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा पहले भाजपा थी फेंकू सरकार लेकिन अब हो गई है बेचू सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने के बाद बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी को फेंकू पार्टी बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले भाजपा की पहचान फेंकू पार्टी के रूप में होती थी क्योंकि नरेंद्र मोदी फेंकू बातें करते थे, लेकिन अब फेंकू के साथ साथ बीजेपी वेचू सरकार भी हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें एयरपोर्ट बेच रही है, सब कुछ तो भाजपा बेचने पर उतर आई है। आखिरकार फिर देश में बचेगा ही क्या?
अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सब बेचकर कुछ उद्योगपतियों को सौंप रही है और उनका ही फायदा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने लॉकडाउन लगाकर तो पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, जो कुछ अर्थव्यवस्था बची भी थी, लेकिन अब उसे मोदी सरकार बेच रही है। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी के बाद अखिलेश यादव ने बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर दिल्ली में इस बार नहीं मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी पर भक्तों को मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने मुहर्रम के त्योहार पर रोक लगाई थी और उसे नहीं मनाने का ऐलान किया था, इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुहर्रम के बाद अब दिल्ली में जन्माष्टमी का त्योहार भी नहीं मनाया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जन्माष्टमी पर भक्तों को मंदिर में नहीं आने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर मना करने के बाद भी कोई भी जन्माष्टमी के त्योहार पर मंदिर में मिला तो उसे कोरोना नियम तोड़ने पर कार्रवाई करते हुए जेल में डाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 30 अगस्त को जो है जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने पुलिस को भी आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में कोई व्यक्ति ना जाए और मंदिर में किसी को भी एंट्री ना मिले। अगर ऐसा कोई करता हुआ शख्स पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई हो और उस पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक, कहा सरकार मांगे माफी और एसडीएम को किया जाए बर्खास्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगने को कहा है। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में मलिक ने कहा है कि गवर्नर ने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बता दें कि इससे पहले भी कई बार सतपाल मलिक किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार के निजीकरण के खिलाफ अगले हफ्ते कांग्रेस बड़े बड़े चेहरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाएंगे। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम को देश की 70 सालों की पूंजी बेचने का अभियान करार दिया गया है, जिसके बाद मंगलवार से कांग्रेस के बड़े नेता सभी राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे और मोदी सरकार की इस नीति को विरोध करेंगे। में कि एक